हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? बच्चों, आज के लिए हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है विज्ञान भारती कक्षा 6। विज्ञान भारती भाग 1 कक्षा 6। इस किताब को बच्चों जल्द से जल्द खत्म करना है। हमारे यूट्यूब सारी आपको पढ़ाई जाएंगी, सारी आपको समझाई जाएंगी। आपको करना बस यही है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा बच्चों। तो देखिए, आज इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे ये जो चैप्टर बच्चों विज्ञान भारती 1 कक्षा 6, इसमें जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जिसमें कि आज पहला चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा दैनिक जीवन में विज्ञान। बच्चों, दैनिक जीवन में विज्ञान क्या होता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, ठीक है ना। और बच्चों एक बात हम बता दें, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है। जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं हमारे, हिंदी मीडियम, उनके लिए बच्चों ये हमने मुहिम शुरू की है। हिंदी मीडियम के लिए जो कक्षा 6 विज्ञान है वो आपको पढ़ाई जा रही है। तो आप सभी हिंदी मीडियम बच्चे जो भी हैं वो सब इस वीडियो को खूब सारा प्यार दें, वीडियो को खूब सारी लाइक्स दें, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले इस चैप्टर को आपको समझाते हैं कि चैप्टर है क्या। चैप्टर का नाम जो है बच्चों, हमने आपको बताया कि चैप्टर का नाम है दैनिक जीवन। बच्चों, दैनिक जीवन, बच्चों दैनिक जीवन में विज्ञान। अब दैनिक जीवन में विज्ञान क्या मतलब इसका? बच्चों देखिए, हमारी जो डेली लाइफ है ना, डेली लाइफ, ठीक, उसी डेली लाइफ में हमारी जो साइंस है, डेली लाइफ में जो हमारी साइंस है उसका हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहली बात ये आती है कि बच्चों एक चीज आप समझिए कि हम सभी या फिर आप, ठीक है ना, आप बहुत छोटी क्लास में हैं, आपकी क्लास 6 है और क्लास 6 में आप साइंस पढ़ने जा रहे हो, ठीक है ना, विज्ञान पढ़ने जा रहे हो। तो बच्चों आपके अंदर उत्सुकता होना स्वाभाविक है, उत्सुकता होना स्वाभाविक है, ठीक है ना। तो देखिए एक बात हम आपको बता दें कि उत्सुकता का मतलब होता है जिज्ञासा, यानी जिज्ञासा मतलब आपको प्रश्न करना लाजमी है, ठीक है ना। तो इस किताब में दिया हुआ है कि मनुष्य स्वभाव से सदैव ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। बच्चों देखिए, जिज्ञासु प्रवृत्ति का मतलब हो गया मनुष्य के अंदर क्या होता है बच्चों, मनुष्य के अंदर प्रश्न पूछने की जो है वो होती है, क्या प्रश्न पूछना उसका स्वभाव होता है, प्रश्न पूछता है वो, ठीक है ना। प्रश्न पूछना उसका क्या है स्वभाव, किसका? मनुष्य का। अब मनुष्य जब प्रश्न पूछेगा तो वो कैसे प्रश्न पूछेगा? वो प्रश्न वो पूछेगा जो देखता है, सुनता है, या फिर जो भी चीजें खाता है, ठीक है ना, उन्हीं के बारे में वो आपसे प्रश्न पूछेगा। तो इसमें जो है ना एक बिटिया है जिसका नाम है सीमा। उस सीमा ने क्या किया, अपनी मम्मी से सबसे पहले प्रश्न पूछ रहे थे कि जो बच्चा, कोई भी बच्चा होता है वो सबसे पहले घर से ही प्रश्न पूछता है। घर से क्या पूछता है? घर से प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है? घर से प्रश्न उसने पूछा, घर से प्रश्न पूछता है कि ये पूछता है कि हर वो चीज, ठीक है ना, हर वो चीज जो मैं ऊपर फेंकती हूँ वो नीचे क्यों गिर जाती है? मम्मी, मैं कुछ भी, सिक्का मैंने फेंका, मैंने फूल फेंका, मैंने पत्थर फेंका, तो ये सब नीचे क्यों आकर गिर जाता है, ऊपर क्यों नहीं आता? उसने अपनी मम्मी से पूछा। तो उसकी मम्मी ने इन प्रश्नों के उत्तर वो नहीं जानती थी, तो उन्होंने कहा कि अपनी मैम से पूछना, अपनी मैडम से पूछना, ठीक है ना। वो अगले दिन स्कूल गई और स्कूल में भी उसने यही चीज पूछी, क्या कि मैम मुझे आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि मतलब जो है कोई भी चीज मैं यदि ऊपर फेंकती हूँ तो वो नीचे क्यों गिर जाती है। तो उसकी मैम ने जो उत्तर दिया वो हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। देखिए बच्चों, एक बात है कि हर एक बच्चे के अंदर प्रश्न पूछना उसका स्वभाव होता है, हर एक मनुष्य का प्रश्न पूछना स्वभाव होता है, ठीक है ना। तो उसने जो पूछा तो उसकी मैम ने उत्तर दिया कि कोई भी चीज हम जो ऊपर फेंकते हैं वो सारी की सारी चीजें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखी जाती हैं, ठीक है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखी जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि विज्ञान उसके पीछे होता है। उसके पीछे क्या होता है? विज्ञान। हर एक वो चीज के पीछे विज्ञान होता है जिसकी जो हमारे अंदर से जिज्ञासा उठती है, हमारे दैनिक जीवन में जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो उसने पूछा तो उसकी मैम ने कहा कि जो है क्या होता है कि हम जब कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं तो वो पृथ्वी जो होती है ना, अर्थ, उसको अपनी तरफ खींचती है। और इसको सबसे पहले जो भी बताया वो एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था सर आइजैक न्यूटन।
ठीक है ना। सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने बताया कि हर वो वस्तु जो भी हम पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकते हैं वो सारी वस्तुओं को पृथ्वी जो है पृथ्वी एक बल लगाकर उसको अपनी तरफ खींचती है। उसको कहां खींचती है? अपनी तरफ खींचती है और इसी बल को बच्चों हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सबसे पहले किसने बताया? सर आइजैक न्यूटन। ये वैज्ञानिक हैं, इन्होंने बताया। वैज्ञानिक जो होते हैं बच्चों उनका काम होता है चीजों को डिस्कवर करना, और जब वो चीजों को डिस्कवर करते हैं तो उसको सबसे पहले उसका एनालिसिस करते हैं, उसको सूक्ष्मतम रूप से देखते हैं। जब उसको सूक्ष्मतम रूप से वो देखते हैं फिर उसके बारे में परिकल्पना करते हैं, फिर उसके एक्सपेरिमेंट करते हैं, कई सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर आपको रिजल्ट देते हैं, यानी आपको सिद्धांत बताते हैं। हर एक सिद्धांत, हर एक प्रिंसिपल जो है वो एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड है। जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे उतना उसके बाद ही हमारा सिद्धांत जो है परिपक्व हो पाता है बच्चों। तो जब उसकी मैम ने बताया तो उसका आत्मविश्वास बढ़ गया, उसको अच्छा लगा। तो उसको जब अच्छा लगा तो उसने अपनी मैम से कहा कि मैम आपने जो मुझे बताया मुझे समझ में आ गया। ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से सीमा का जो प्रश्न था उसका उत्तर था कि गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा हम किसी भी चीज को अपनी तरफ, मतलब पृथ्वी हर एक वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। किस बल से? गुरुत्वाकर्षण बल से बच्चों। ठीक है ना। अब आते हैं दूसरी हेडिंग, दैनिक जीवन विज्ञान की देन। बच्चों दैनिक जीवन में विज्ञान की देन क्या है? ठीक है ना। दैनिक जीवन में विज्ञान की देन, तो देखिए आप लोग सभी लोग जानते हैं कि दैनिक जीवन विज्ञान की देन क्या है। सबसे पहली हम बात बता दें, जो हमारी खेती है ना बच्चों, हम खेती में इस्तेमाल करते हैं क्या? ट्रैक्टर का काम क्या है? हमारे खेतों की जुताई करना, और बहुत जल्दी हमारे खेतों की जुताई ट्रैक्टर कर देते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो खेती में, फिर उसके बाद खेती में करते हैं, ठीक है ना। और थ्रेसर मशीन आपने सुना होगा, सीड ड्रिल, हार्वेस्टर, ये सब विज्ञान की ही देन है बच्चों। ठीक है ना। विज्ञान ने हमारी सभी चीजों को बहुत ही सरल बना दिया है। ठीक है ना। उत्तम प्रकार के बीज, कीटनाशक, फर्टिलाइजर्स, ठीक है ना, बहुत सारी खाद, इन सब चीजों का आविष्कार विज्ञान ने किया और आज वो सब चीजें क्या हुई? हमारे लिए आसान हुई बच्चों। ठीक है ना। चलिए, तो ये मैंने आपको बताया विज्ञान में क्या क्या चीजों की देन है, तो वो सब बता दिया मैंने। अब कह रहा है परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की भूमिका क्या है। ठीक है ना। परंपरागत क्षेत्र क्या होते हैं उन पर बात कर लेते हैं। क्या? परंपरागत क्षेत्र, ठीक है ना, एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य, ठीक है ना, वर्तमान परिप्रेक्ष्य क्षेत्रों में विज्ञान की भूमिका क्या है। ठीक है ना। देखिए विज्ञान की भूमिका क्या है, हम इसके बारे में चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले परंपरागत बता दें हम आपको। परंपरागत का मतलब होता है बच्चों, जो पुराने समय में हम लोग देखिए क्या करते थे, जैसे मम्मी लोग खाना बनाती थी, किसमें बनाती थी? चूल्हा का इस्तेमाल करती थी। आटा गेहूं पीसने के क्या करती थी? घर में बनी चक्की, घर में बनी चक्कियां होती थी ना, चकिया, उसका इस्तेमाल करते थे हम लोग, करते थे। तो ये परंपरागत रूप से बना, मतलब हम लोग खाना पीना बनाते थे। जब वर्तमान में हम आए तो हमने गैस स्टोव का इस्तेमाल किया। इसका इस्तेमाल किया गैस स्टोव का, और मसालों को भूनने के लिए किसका इस्तेमाल किया? मिक्सर का। तो ये हमारे हो गए वर्तमान परिप्रेक्ष्य। वर्तमान में हम लोग इस रूप में अपने जो है चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और पुराने क्षेत्र क्या थे? ये जैसे चूल्हा है, घर में चकिया है, उससे आटा पीसा करते थे। तो ये सब चीजों का इस्तेमाल हम करते थे। ठीक है ना। यातायात के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन हम आज तो बैलगाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते होंगे कुछ लोग, बहुत कम लोग, लेकिन ज्यादा लंबी दूरी जाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? ट्रेनों का, एरोप्लेन का, जिससे कि हम बहुत लंबी दूरियों को कम समय में क्या कर सकते हैं? कम समय में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, कम समय में हम उनकी यात्रा पूरी कर सकते हैं। ठीक है ना। शिक्षा में पहले गुरुकुल प्रणाली हुआ करती थी, विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा पारंपरिक ढंग से अध्यापन होता था। अब ओवरहेड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, इंटरनेट, है ना, जैसे मैं आपको आज यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। तो ये हो गया बच्चों
वर्तमान परिप्रेक्ष्य। ठीक, आपको समझ में बात आई होगी। ठीक, आगे चलते हैं। विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याएं क्या हैं बच्चों। देखिए विज्ञान ने जैसे जैसे हमको चीजों को आसान बना दिया, हमें देखिए मोबाइल फोन से हम बात कर सकते हैं। बहुत दूर बैठे हमारा एक भाई है जो अमेरिका में रहता है और उससे हम बात कर सकते हैं मोबाइल फोन से। ठीक है ना, कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो ये विज्ञान की एक अच्छी देन है। लेकिन विज्ञान के कुछ दुरुपयोग भी है बच्चों। विज्ञान के दुरुपयोग यानी ड्रॉबैक। ड्रॉबैक क्या होता है विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याएं क्या हैं। देखिए उत्पन्न समस्याएं ये हैं कि सबसे पहले हम लोग जो है बहुत मेहनत किया करते थे, अब हम लोग इतनी मेहनत नहीं करते। ठीक, देखिए विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप यातायात के क्षेत्र में पेट्रोल डीजल चालित वाहनों की वृद्धि के कारण पर्यावरण जो है बच्चों, पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित हो गया है। देखिए बहुत सारी गाड़ियां हो गई हैं और बहुत सारी गाड़ियों में पेट्रोल होता है, वो पेट्रोल जलता है धुआं के माध्यम से, और धुआं इतना सारा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी हमारी वातावरण में फैल गई और हमारा वातावरण क्या हो गया, प्रदूषित होता जा रहा है। नंबर सेकेंड, भूजल जो हमारा जो भूजल है, भूजल के असीमित दोहन से बहुत सारा हम पानी निकालते रहते हैं भूजल से, तो भूजल स्तर नीचे खिसकता जा रहा है, जैसे कुएं और तालाब सूखते जा रहे हैं बच्चों। मानव बस्तियों में कूड़े कचरे और अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की समुचित व्यवस्था नहीं है, जिससे मानव जीवन में संकटग्रस्त हो रहा है। परमाणु ऊर्जा के अनुचित प्रयोग से हिरोशिमा और नागासाकी में पलक झपकते ही लाखों लोगों के जीवन का अंत हो गया। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर बच्चों, जो हम लोगों के घरों में फ्रिज है और जो एसी है, इनसे एक तरह की गैस निकलती है जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC गैस निकलती है। गैस हमारे वातावरण में जो ओजोन लेयर है, हम पढ़ाएंगे आपको ओजोन लेयर के बारे में। ओजोन लेयर में ये क्या करती है, होल करती है, जिससे होल होने के बाद हमारी जो सूर्य की जो रोशनी छन कर आती है, उस ओजोन लेयर की छन्नी से, वो ओजोन लेयर की छन्नी से छन कर नहीं आएगी। जब होल हो जाएंगे तो यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज हमारी सीधे के सीधे कहाँ आएंगी, हमारे ऊपर पड़ेंगी, जिससे हमें कैंसर और बहुत तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो ये हमारे विज्ञान के दुरुपयोग है बच्चों, हमने आपको समझाया और मैं जानता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों वैज्ञानिक खोजों में भारतीय और विदेशी वैज्ञानिकों का योगदान क्या है। देखिए हमने आपको बताया कि कुछ भारतीय वैज्ञानिक भी हैं और कुछ विदेशी वैज्ञानिक भी हैं। जैसे कि पहले भारतीय वैज्ञानिक क्या हैं, कौन कौन भारतीय वैज्ञानिक हैं। देखिए भारतीय वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने सबसे पहले हम नाम लेंगे चरक का, ठीक है ना। नंबर सेकंड है, पहले है चरक, दूसरे हैं हमारे कौन, सुश्रुत, ठीक है ना। ये हमारे क्या हैं, सबसे पहले शल्य चिकित्सक हैं। शल्य चिकित्सक का मतलब हो गया कि इन्होंने सबसे पहले सर्जरी करना हमको सिखाया कि सर्जरी कैसे की जाती है, यानी कि जैसे हमारे किसी पैर में चोट लग गई तो उसका ऑपरेशन सबसे पहले इन्होंने किया था भारत में, ठीक है ना। भारत में या फिर पूरी दुनिया में सुश्रुत जो हमारे वैज्ञानिक हैं, इन्होंने सबसे पहले शल्य चिकित्सा के बारे में हमको बताया था। फिर चरक जो हैं, इन्होंने जड़ी बूटियों के बारे में बताया था, ठीक है ना। जड़ी बूटियां जो हमारी हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं गिलोय है, ठीक है ना। आप लोग जानते हैं हरड़ हो गई, ये सब गैस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हरड़ का इस्तेमाल करते हैं। चरक ने जड़ी बूटियों के बारे में, औषधि गुणों के बारे में बताया था। नंबर 3 से आर्यभट्ट हो गए, ये हमारे भारतीय वैज्ञानिक है बच्चों, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने भी बहुत अच्छा काम किया है, जिन्होंने पाई के मान बताया, पाई का मान, ठीक है ना, पाई का मान बताया। ये भी हम आपको पढ़ाएंगे आगे। एक श्रीधराचार्य थे, श्रीधराचार्य ने पाइथागोरस थ्योरम बताई बच्चों, जिसका मतलब है वर्ग समीकरण का हल देने वाला, वर्ग समीकरण का हल देने वाले पहले मतलब गणितज्ञ थे। पहले क्या थे, गणितज्ञ, हल देने वाले पहले गणितज्ञ थे बच्चों। तो आप ये समझ लीजिए हमारे जो भारतीय वैज्ञानिक थे, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, ठीक है ना। तो आधुनिक वैज्ञानिकों की खोज में भारतीयों एवं अन्य देशों के वैज्ञानिकों के बारे में भी बता सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो जैसे कि हमने आपको बताया जगदीश चंद्र बोस, तो जगदीश चंद्र बोस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने, जो भारतीय वैज्ञानिक थे, इन्होंने पौधों की संवेदनशीलता के बारे में बताया बच्चों, मतलब पौधों में भी जीवन होता है, इन्होंने सबसे पहले बताया। किसने, जगदीश चंद्र बोस ने। सीवी रमन ने प्रकाश के विघटन के बारे में बताया। फिर डॉक्टर जानकी अम्माल, इन्होंने साइटोजेनेटिक्स के बारे में बताया। एस.एन. बोस, इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बताया। मेघनाथ साहा, तापी आयनीकरण के, ये सब अभी आप पढ़ लीजिए फिलहाल, ठीक है ना। लेकिन ये सब बड़ी क्लासों में जब आप पहुंचोगे, साइंस में ही ये सब कुछ है, ठीक है ना। और विदेशी वैज्ञानिकों के बारे में बताया, जैसे एडवर्ड जेनर ने रोगों से रक्षा हेतु वैक्सीन बनाई, जैसे अभी कोरोना वैक्सीन बनी थी ना, ऐसे ही इन्होंने बीमारियों से लड़ने वाली वैक्सीन बनाई। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इन्होंने पेनिसिलिन बनाया।
मैडम मैरी क्यूरी है, रेडियम पोलोनियम बनाया, ठीक है ना। अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम सुना होगा आपने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन के बारे में बताया, टीवी के बारे में, टीवी जो हम टेलीविजन पर देखते हैं, ठीक है ना। फिर कहने का मतलब है कि ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। फिर भारतीय और विदेशी वैज्ञानिकों में जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो है सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अल्बर्ट आइंस्टीन, मैडम क्यूरी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इनको जो है भारतीय एवं विदेशी वैज्ञानिक हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बच्चों सबसे अच्छा और सबसे सम्मानित पुरस्कार होता है नोबेल पुरस्कार। बच्चों नोबेल पुरस्कार हमारा जो है ये विदेश में दिया जाता है, ठीक है ना। और दूसरा हमारी जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है जहाँ से सैटेलाइट भेजे जाते हैं उसका नाम है इसरो। आपको इसरो के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसरो जैसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसरो, ठीक है ना। इसके बारे में भी आपको समझ में आना चाहिए। जैसे इंडियन भारतीय अनुसंधान, इसको बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान और क्या है संस्थान है, ये कहां पर है, बेंगलोर में, बेंगलुरु में ये आपका उपस्थित है बच्चों, ठीक है ना। बेंगलुरु यहाँ पर ये आपका है। और यहाँ पर जो है कृत्रिम उपग्रह जो है भेजे जाते हैं और इन कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से दूरसंचार, मौसम विभाग के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। तो बच्चों ये जो चैप्टर था आज विज्ञान का पार्ट 1 आपको समझ में आया होगा। कल हम इसकी एक्सरसाइज लेकर आएंगे, कल इसकी एक्सरसाइज हम आपको कराएंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।